अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जनरली ये मेटल के बने होते हैं। और चार्जेस उसके, जब भी तुम चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर डालोगे तो चार्ज खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब भी तुम किसी कंडक्टर के ऊपर किसी भी चार्ज को प्लेस करोगे, ये चार्ज अपने आप को उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो तीन चीजें इंश्योर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज गोइंग टू इंश्योर थ्री थिंग्स। चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो तीन चीजों को इंश्योर करेगा। पहला, फील्ड हर जगह जीरो होगा। कंडक्टर के मटेरियल में हर जगह वो फील्ड को जीरो करेगा। पहला ये नेचर का रूल है। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे जो फील्ड है उसको वो नलीफाई कर देता है, नेट फील्ड जीरो कर देता है, यानी एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड मिला के जीरो कर देगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज फील्ड जीरो है इसीलिए अगर तुम कंडक्टर के मटेरियल में चल भी रहे हो तो कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि dv इक्वल होता है माइनस ई डॉट डी आर। dv इक्वल होता है माइनस ई डॉट डी आर। जब फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल का चेंज क्या होगा? तो इसका मतलब हमें हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। हर पॉइंट का, इंटीरियर का, मटेरियल का, अप टू सरफेस पोटेंशियल सेम होता है हमेशा। एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। और तीसरा, चार्ज इस तरह से खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है सरफेस पे, सरफेस पे कि जितना ज्यादा दूरी हो सके उतना दूरी बनाता है। समझो, जितना ज्यादा दूरी हो सके उतना ज्यादा दूरी बनाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है। तुम एक पर्टिकुलर चार्ज को उसके ऊपर डालो, वो चार्ज अपने आप इस तरह से दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर होना चाहेगा। बेसिकली होना तो ये चाहिए कि इनफाइनाइट पे चला जाए, बट चूंकि इसके पास एक वर्क फंक्शन है, ये इसको एस्केप नहीं करने देता है, तो सरफेस फिर भी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, समझो, उतना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब है कि इंटीरियर में तो जाएगा नहीं, वो सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि सरफेस इज द फार्देस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तीन चीज़ें इंश्योर करता है। पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। हर पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। कंडक्टर के मटेरियल में रो मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तुम कहीं भी छोटा सा वॉल्यूम ले लो, किसी मटेरियल में छोटा सा वॉल्यूम ले लो dv, वो dv के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, यानी वो न्यूट्रल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर तुम एक गॉसियन सरफेस बनाओगे भी, एक गॉसियन सरफेस कंडक्टर के मटेरियल बनाओगे भी, तो फील्ड हर पॉइंट पे कितना है? जीरो है। फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है। बिकॉज फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, इसका मतलब है फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड जीरो होगा, यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। चार्ज डेंसिटी अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा, पोटेंशियल ऑफ द मटेरियल इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो मटेरियल के अंदर जाओ चाहे सरफेस तक जाओ, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अब देखो, ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 4 और पॉइंट 5, पॉइंट 4 और पॉइंट 5, जो मुझे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट 4 और पॉइंट 5। पॉइंट 4 जो है वो ये कहता है कि फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है। अगर हम यहाँ पे इसको चार्ज डाल दें तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी, अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो किसी पॉइंट पे जो लोकल सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हर पॉइंट पे वेरी करता है। वो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यानी जहाँ पे पॉइंटेड होगा, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, वहाँ सिग्मा ज़्यादा होता है, वहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ फील्ड भी ज़्यादा होता है। इसको हम एलेबोरेट करेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमको दो कंसेप्ट तुमको बताना है। एक है फील्ड टर्मिनेट या ओरिजिनेट जो करता है किसी पॉइंट पे, वो नॉर्मली करता है किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो स्टार्ट या एंड परपेंडिकुलरली होता है, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा तुमको हम बताएंगे वहाँ फील्ड कितना होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या है। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या होता है। हमको ये दो पॉइंट तुमको एक्सप्लेन करना है दो क्लास में, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर डन, ठीक है। सो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाए। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में मैं तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जो बुकिश नहीं है। बुकिश मीन्स जो बुक्स में नहीं है, बट वो यूनिवर्सल मेथड है, उसमें आंसर सबसे जल्दी आता है।
ठीक है, पहले इसको समझना, इसको जब बताऊंगा तो ठीक है। सो वी आर कमिंग टू फर्स्ट हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे, तब हम आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। एक चीज और समझना, यहाँ मैंने क्या लिखा है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज क्यू नेट। ये क्या होता है? एक्सेस चार्ज, पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है, पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा आउटर सरफेस पे आता है। पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा आउटर सरफेस पे आता है। हम 3 पॉइंट को एलोबरेट कर रहे हैं। कौन कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर ये 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, सॉरी ये 4 5 6, ये होना चाहिए 4, ये होना चाहिए 5, ये होना चाहिए 6। तुमको इसका नोट्स हम शेयर कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो तुम लोग नोट्स देखोगे तो समझ भी जाओगे कैसे होता है। हमको 4 5 और 6 को एक्सप्लेन करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। सो अंडरस्टैंड, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर है। मान लो मेरे पास एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर था, ऐसे मेरे पास एक सॉलिड मेटल स्फीयर था। मान लो मेरे पास एक सॉलिड मेटल स्फीयर था, एक सॉलिड मेटल स्फीयर है। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q। मैंने इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q। हम कहना चाहते हैं पूरा का पूरा चार्ज यहां आ जाएगा। कहां पे? सरफेस पे। ये पूरा का पूरा चार्ज यहां आ जाएगा सरफेस पे। इसका मतलब अंदर में कोई कहीं चार्ज नहीं होगा। अंदर में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पे 0 होगा। अंदर में फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। अंदर में पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट। बिकॉज पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, सबका निकल जाएगा। अब तुम जानते हो सेंटर का पोटेंशियल तो तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से हर चार्ज क्या है? इक्विडिस्टेंट है। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा बताओ? इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये पूरा चार्ज कितना है? क्यू। इक्विडिस्टेंट है तो के क्यू बाई आर, दैट इज द पोटेंशियल एंड दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये पूरे इंटीरियर में इक्वी पोटेंशियल होता है। यहां से पोटेंशियल होगा, फील्ड यहां पे होगा। फील्ड कहां पे होगा? यहां पे होगा। अंदर में फील्ड नहीं होगा, अंदर में फील्ड 0। बाहर में फील्ड होगा, बाहर में वैक्यूम है, फील्ड होगा। फील्ड निकालना चाहते हो, कितना निकालोगे? यहाँ जो फील्ड होता है इसके जस्ट बाहर, यहाँ जो फील्ड होगा वो तुम जानते हो कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? अलोंग द नॉर्मल। ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। बट तुम जानते हो चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड डायरेक्शन इज व्हाट? एन कैप। एन कैप मींस अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर होगा इसके। क्यों होगा परपेंडिकुलर? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है? फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है, सिग्मा एप्सिलॉन। अब सोचो यहां तक तो ठीक था। अब मैं क्या करता हूं, एक स्फीयर लेता हूं। सेकंड केस में ऐसा एक मेटलिक स्फीयर लिया, उसके सेंटर पे मैंने एक कैविटी बना दिया, कॉन्सेंट्रिक कैविटी बना दिया। हम कह रहे हैं मेटल स्फीयर विथ कॉन्सेंट्रिक कैविटी, स्फेरिकल कैविटी। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज नहीं दिया, ये न्यूट्रल है। मेटल स्फीयर विथ कॉन्सेंट्रिक, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर था, उसमें कॉन्सेंट्रिक कैविटी था। मैं एक चार्ज लाया और इसको मैंने सेंटर क्यू पे डाल दिया है। एक चार्ज को यहां डाल दिया, कहां पे? सेंटर पे। अगर मैंने इस चार्ज को सेंटर पे डाल दिया
तो कुछ चार्जेस यहां इंड्यूस होंगे, कुछ चार्जेस यहां इंड्यूस होंगे। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ये जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा? मान लेते हैं वो x होगा, मान लेते हैं वो कितना होगा? x होगा। मान लेते हैं यहाँ जो इंड्यूस चार्ज है वो x है। तो अगर हम यहां से अगर एक गॉसियन सरफेस बनाए ऐसे करके, और यहां से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाए, तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से पास कर रहा है, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है। यहाँ भी फील्ड जीरो है, यहाँ भी फील्ड जीरो है, यहाँ भी फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये गारंटेड है, बिकॉज फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स तो पक्का जीरो होगा। तो इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स जीरो है, तो इसके अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट नेट चार्ज इसके अंदर है क्या? एक तो Q है, और एक यहाँ जो इंड्यूस होता है x, Q प्लस x। तो Q प्लस x क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी x कितना हो जाएगा? माइनस Q। यानी यहाँ माइनस Q चला जाएगा। ये टोटल चार्ज होगा, ये होगा माइनस Q। बट बिकॉज ये स्फीयर न्यूट्रल है, ये स्फीयर जो है एज ए होल तो न्यूट्रल था, तो यहां माइनस Q इंड्यूस हुआ, तो जरूर प्लस Q यहां पे होगा इंड्यूस, बिकॉज दिस इज न्यूट्रल आइसोलेटेड। तो अगर माइनस Q अंदर वाले सरफेस पे हुआ तो प्लस Q बाहर होगा। हमने क्या कहा था? बाहर वाले सरफेस पे हमेशा, ये जो सबसे बाहर वाला सरफेस जो होता है, सबसे बाहर वाला सरफेस पे हमेशा टोटल चार्ज इक्वल होता है नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। बताओ, इस पूरे सिस्टम पे तुमने एक ही चार्ज तो रखा था, कौन सा? प्लस Q। तुमने तो प्लस Q ही रखा था ना एक्सटर्नल। इस पूरे सिस्टम पे जब हमने क्या किया था, एक प्लस Q चार्ज डाला था, इसके ऊपर चार्ज था जीरो, इसके ऊपर चार्ज था जीरो, मैंने यहाँ कितना डाला था? Q। तो नेट चार्ज पूरे सिस्टम पे कितना है? Q। तो वही Q यहाँ पे रहेगा। समझना, आउटर सरफेस पे हमेशा नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज, नेट चार्ज जो पूरे सिस्टम पे होता है वही आउटर सरफेस पे होता है, ऑन आउटर सरफेस। समझो, अगर हमने यहां पे भी चार्ज दिया होता, अगर ये न्यूट्रल ना होता, अगर ये न्यूट्रल ना होता, यहां पे चार्ज होता Q डैश, Q प्राइम। अगर मान लो यहां पर एक पहले से इसके ऊपर चार्ज दिया होता Q डैश, तो यहां Q, यहां माइनस Q, तो यहां कितना होता? Q प्लस Q डैश। अगेन वही चीज हुआ, इस पे चार्ज दिए Q, इस पे चार्ज दिए Q डैश, तो टोटल सिस्टम पे चार्ज क्या दिए थे? Q प्लस Q डैश। वही यहां पे अपीयर होगा। हमेशा आउटर सरफेस पे, हमेशा आउटर सरफेस पे नेट चार्ज। इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर हम यहां पे देखो, यहां एक फील्ड इस तरह बनेगा, फील्ड इस तरह बनेगा, सब परपेंडिकुलर होंगे, सब परपेंडिकुलर होंगे, और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है? Q। तो इमेजिन करो, अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें, यहां से एक छोटा सा एकदम जस्ट बाहर एक स्फीयर बनाए ऐसे करके, एक ऐसे करके हम एक गॉसियन स्फीयर बनाए जिसका रेडियस स्लाइटली मोर देन रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है, तो क्या कहेंगे? बताओ, हम क्या कहेंगे? यहां पे हम अगर यहां पर मान लो यहां पर, तो बताओ इसके ऊपर इस गॉसियन सरफेस जो आउटर सरफेस के बाउंड्री को एकदम टच करता हुआ थोड़ा सा बाहर है, एकदम थोड़ा सा, लगभग कोइंसाइडिंग है, और हम इसके थ्रू अगर हम निकालना चाहते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, और इसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं ये गॉसियन सरफेस उस आउटर सरफेस के लेयर की ही ऊपर ऊपर है, तो इसके ऊपर अगर हम निकालना चाहते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA ओवर द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, ये कितना होगा? ये कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू Q नेट। Q नेट मीन्स क्या है? बताओ, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना बंद है? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना बंद है? Q नेट, जो नेट चार्ज सिस्टम पे था, यहां कुछ भी हो, यहां कुछ भी हो, बट इसके अंदर सारे चार्जेस बंद हैं, तो Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ E ऑन द सरफेस E डॉट dA, कौन सा? आउटर सरफेस। ये किसके इक्वल होगा हमेशा? Q नेट और Q एक्सेस। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, याद रखना। कोई डाउट यहां तक में?
और ये तब भी वैलिड है जब इरेगुलर शेप का होगा, बताएंगे। अभी तक हमने क्या लिया है, ये एक स्फीयर था, उसमें कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल हमने क्या बना दिया, वो बना दिया, ठीक है। अब तुम अगर, अब समझो यहां दो रीजन है, दो कैविटी हैं, दो स्पेस हैं जो आपस में एक वॉल से पार्टीशन किए हुए हैं। तुम इस रीजन से उस रीजन तक नहीं जा सकते हो बिना कंडक्टर से पास किए, कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन जो है वो क्या है, एक दूसरे से एक दीवार के थ्रू, एक कंडक्टिंग दीवार से पूरी तरह पैक है। कहीं एक होल भी नहीं है, कहीं एक होल भी नहीं है, कहीं एक टनल नहीं है, वहां से निकल जाओगे वैक्यूम होते हुए। तुमको अगर इस रीजन, इंटीरियर रीजन 1 जो कैविटी है, उससे अगर बाहर निकलना है इस स्फीयर के बाहर, तो तुमको इसमें कंडक्टर तो पार करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम कहते हैं ये रीजन 1 और ये रीजन 2 एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, सील्डेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब है बाहर में क्या हो रहा है इस पे डिपेंड, अंदर क्या हो रहा है ये सिर्फ अंदर ही रहेगा, बाहर क्या रहा वो बाहर ही रहेगा। यहां तुम इस प्लस क्यू को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दो, इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है, कौन सा चार्ज, क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, बाहर में एक चार्ज है क्यू, और तुम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हो, इसके ऊपर, ये कौन से रीजन में है, ये रीजन 2 में है। समझ, यहाँ दो कैविटी है, एक कैविटी तो यहाँ हो गया वैक्यूम, और दूसरा इसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक है, इसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक है। दोनों एक दूसरे से शिल्डेड होते हैं। शिल्डेड का मतलब है ये क्यू और ये क्यू, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इसका कोई असर यहां नहीं होगा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कंबाइंड फील्ड यहां जीरो, इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल भी यहां जीरो। उसी तरह से इस प्लस क्यू का, या यहां अगर एक चार्ज डाल रहे हो क्यू, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस कैविटी के अंदर जीरो होगा। यानी कोई भी चार्ज, कोई भी फील्ड या पोटेंशियल जो इस कैविटी में बनेगा, उसमें सिर्फ दो का रोल होगा। एक तो जो चार्ज इसमें रखे हो, और दूसरा इसके इंटीरियर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है। यानी यहां अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो, यहां पे, और तुम इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू एंड फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम यहां फील्ड निकालना चाहते हो, यहां पे, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां जीरो हो जाएगा, फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां पर आएगा। यानी कि किसी भी रीजन में जो फील्ड या पोटेंशियल होता है, वो होता है ड्यू टू उस रीजन में जो चार्ज रखे हैं, प्लस उस रीजन के इंटरनल सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है। दूसरे रीजन का कोई असर नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसको हम एलाबोरेट करेंगे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लेकर के, ठीक है। तो समझो, चलो थर्ड केस लेते हैं। हमने यहां क्या किया था, चार्ज क्यू को कहां डाला था, सेंटर पे डाला था। बिकॉज हमने चार्ज क्यू को सेंटर पे डाला था, इसीलिए ये जो अंदर में चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू, वो यूनिफॉर्मली इंड्यूस होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्यों यूनिफॉर्मली होगा, यहां फील्ड लाइन इस तरह बनेगा, देखो यहां फील्ड लाइन इस तरह बनेगा, प्लस क्यू से कहां, माइनस क्यू तक। क्यों बनेगा भाई, बनना चाहिए, ये वैक्यूम है, ये मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर नहीं है, ये जो स्पेस है ये वैक्यूम का बना हुआ है, ये कंडक्टर मटेरियल नहीं। यहां फील्ड होगा, यहां फील्ड होगा, लेकिन चूंकि ये सेंटर में रखा हुआ है, और अगर तुम यहां फील्ड निकालना चाहते हो, यहां पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का कंबाइंड फील्ड यहां कितना होगा, जीरो। समझो, इस प्लस क्यू जो सेंटर पे रखे हो और इस माइनस क्यू का कंबाइंड फील्ड यहां क्या होगा, जीरो। कोई बता चुके हैं, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। रीजन 2 में रीजन 1 का नेट इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इन दोनों का कंबाइंड फील्ड यहां जीरो होगा। इसका मतलब है जितना फील्ड ये क्यू बनाएगा, उतना ही फील्ड ये माइनस क्यू बनाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ दिस माइनस क्यू चार्ज
और हम इस माइनस क्यू चार्ज को जो अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम एक पॉइंट चार्ज बना के ट्रीट करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए सिर्फ इस प्लस क्यू का चार्ज, सिर्फ इस प्लस क्यू का चार्ज तो पता है इधर होगा, सिर्फ इस प्लस क्यू का चार्ज तो पता है इधर होगा, सिर्फ इस माइनस क्यू का चार्ज, सिर्फ इस माइनस क्यू का चार्ज फील्ड इसके इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो यहां पे होगा 0। इसका मतलब क्या है, इस पूरे माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, इस पूरे माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। और कब किसी स्फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे रखते हैं, कब किसी स्फेरिकल चार्ज को हम फील्ड निकालने के लिए हम उसको सेंटर पे ट्रीट करते हैं, जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सिमिलरली अगर तुम यहां फील्ड निकालना चाहते थे तो अब इसका कंबाइंड वैल्यू तो चला गया, इसका कंबाइंड वैल्यू तो चला गया, बचा ये बाहर वाला। इसको तुम पॉइंट चार्ज मान के निकाल सकते हो, तो इसको पॉइंट चार्ज कब मानोगे। वैसे भी इन दोनों का फील्ड इसके बाहर तो रहा ही नहीं। यानी जब यहां चार्ज तुमने रखा Q, जब यहां चार्ज आएगा Q, वो किसी फील्ड में था ही नहीं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फील्ड है ही नहीं तब इस चार्ज Q को रखेंगे तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इन दोनों का फील्ड यहां पर है नहीं। तो यानी दिस चार्ज Q इज प्लेस्ड इन नो एक्सटर्नल फील्ड, जीरो एक्सटर्नल फील्ड। इसको ये जो चार्ज है ये जीरो एक्सटर्नल फील्ड में है, और हम जानते हैं जीरो एक्सटर्नल फील्ड होता है तो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो कर लेगा, वो अपना काम कर लेगा। यहां अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो, ये फील्ड ड्यू टू ओनली प्लस Q आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो वो किस कैविटी का पार्ट है, आउटर कैविटी का पार्ट है, जो कैविटी इस सरफेस से इंफिनिटी तक है। तो इसके ऊपर जो भी फील्ड आएगा वो उस कैविटी में रखे हुए चार्ज या उस कैविटी के इनर सरफेस पे जो इंड्यूस हुआ उसके कारण आएगा। किसी और कैविटी का चाहे वो चार्ज रखा हो चाहे उसके इंटरनल हो, उसका कंबाइंड वैल्यू यहां वैनिश कर जाता है। एक बात और, चूंकि तुमने इसको सेंटर पे रखा है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इस प्लस क्यू पे जो फोर्स होगा इस माइनस क्यू का वो 0 होगा। इसका तो 0 होगा ही, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो अपने अंदर कोई फील्ड बनाता ही नहीं है। तो ये बताओ इस सेंटर पे इस प्लस क्यू का फील्ड कितना होगा, 0 होना भी चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज अपने अंदर कोई फील्ड बनाता नहीं है। जहां फील्ड ड्यू टू आउटर चार्ज है 0, इसका फील्ड बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका फील्ड भी सेंटर पे है 0। तो ये किस फील्ड में रखा है, 0 फील्ड में, तो ये इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तुम इसको रख के छोड़ दो रहेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर बाकी दोनों का फील्ड, ये किसी फील्ड में रखा ही नहीं, ये जहां रखा है वहां फील्ड 0 था। अब इसको चेंज कर रहे हैं, समझना इसको, अब इसको चेंज कर रहे हैं। Now I'm changing the same question like this. अब मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ वही है, मैं चार्ज को सेंटर पे नहीं रख रहा हूं, सब कुछ वही है, मैं चार्ज को सेंटर पे नहीं रख रहा हूं। ये न्यूट्रल स्फीयर था, ये कैविटी था, और मैंने इस चार्ज को सेंटर पे ना रख के यहां रख दिया है Q पर, मैंने इस चार्ज को यहां रख दिया। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिखेगा। मैंने इसको सेंटर पे ना रख के यहां रख दिया प्लस Q, और ये हमारा मटेरियल। ये अभी न्यूट्रल था, यहाँ पे सेंटर था, इसके लेफ्ट में चार्ज Q डाल दिया। अब हमको बताना है कैसे कैसे क्या होगा, फिर से वही करेंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस आर गोइंग टू बी इंड्यूस्ड हियर। लेकिन इस बार एक फर्क होगा, फर्क क्या होगा, दिस इज माइनस Q, ये पूरा चार्ज होगा ना, इसका सम होगा माइनस Q, होना भी चाहिए। फिर से वही चीज करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और हम जानते हैं यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस में फील्ड कितनी है, 0 है, तो फ्लक्स 0 होना चाहिए, यानी इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये Q था, ये मान लो सबका सम
द समेशन ऑफ ऑल दीज चार्जेस इज व्हाट, q. समेशन ऑफ ऑल दीज चार्जेस इज सपोज x, तो q प्लस x शुड बी 0, सो x शुड बी इक्वल टू माइनस q. तो माइनस यहाँ q था तो यहाँ माइनस q आ जाएगा, बिकॉज ये न्यूट्रल था, यहाँ माइनस q, तो बाहर में क्या आ जाएगा, प्लस q, बाहर में आ जाएगा प्लस q. अब जरा ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा प्लस q. सो एक्सचेंज चार्ज, नेट चार्ज तुमने क्या दिया था सिस्टम को, q दिया था, वही तो है बाहर. बाहर वही चार्ज होता है जो सिस्टम का नेट चार्ज होता है. सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा बाहर आता है, q होगा. अब बताओ, यहां एक फर्क आएगा, यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था माइनस q का, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, बट यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये माइनस q जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. मींस यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया माइनस q यूनिफॉर्म था, हर जगह सेम था, माइनस q बाई 4 पाई रेडियस ऑफ द कैविटी स्क्वायर. बट यहां पर क्या होगा, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां चार्ज डेंसिटी कम है. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब समझो इस बात को. फिर से मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर हम इस पॉइंट पर समझो, अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाह रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाह रहा हूं, मैं इस पॉइंट ए पर फील्ड निकालना चाह रहा हूं कि फील्ड कितनी होगी. मेरे पास 3 चार्जेस हैं कुल मिला के, एक है प्लस q जो मैंने रखा था, एक माइनस q जो अंदर में इंड्यूस हुआ, और एक प्लस q जो बाहर आया है. हम कह रहे हैं इसका कंबाइंड वैल्यू यहां 0 हो जाएगा. ये और ये मिलके यहां कितना देगा, 0 एट पॉइंट ए. क्यों? क्योंकि ये शिल्डेड है. शिल्डेड मींस ये रीजन इस रीजन से और ये रीजन इस रीजन से शिल्डेड है. इसका चार्ज, इस रीजन का, आउटसाइड रीजन का चार्ज या उसके सरफेस का चार्ज अंदर कुछ नहीं बनाता है, अपना कंबाइंड वैल्यू कैंसिल कर देता है. अंदर का चार्ज बाहर कुछ नहीं बनाता, कैंसिल कर देता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि एट ए, हम कह सकते हैं कि एट ए पर, एट ए हम ये कह सकते हैं कि एट ए फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज 0. इस पॉइंट पे दोनों का फील्ड आपस में, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू यहां कैंसिल कर देगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू यहां कैंसिल कर देगा. ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पूरे चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज निकालना चाहें, अगर हम इस पूरे माइनस क्यू चार्ज को क्या बनाना चाहें, एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, तो वो माइनस क्यू इसी के ऊपर रखाएगा, क्योंकि इसका फील्ड था के क्यू बाई आर स्क्वायर. इसका फील्ड, इसके कारण फील्ड था के क्यू, ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड हम जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है, तो ये टोटल चार्ज माइनस क्यू है, बट इसका जो फील्ड है इसके बनाए फील्ड को कैंसिल कर रहा है. और कब कैंसिल करेगा, अगर हम यहीं पर एक माइनस क्यू चार्ज डाल देते तो क्या होता, तो उसका फील्ड होता के क्यू बाई आर स्क्वायर उल्टा डायरेक्शन में. तो माइनस क्यू तो डालना ही है, बट कैसे डालना है कि सेंटर ऑफ दिस चार्ज कोइंसाइड्स ऑन द प्लस क्यू. इसका मतलब है तुम अंदर जब भी कोई चार्ज को मूव कराओगे तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, सिग्मा को इस तरह से बदलेगा, अपने इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चेंज करेगा कि हर पॉइंट पे हर समय अपना ये सिग्मा ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा खुद को कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को कोइंसाइड कराएगा. क्योंकि बाहर के पॉइंट के लिए जो फील्ड ये क्रिएट कर रहा है और जो फील्ड ये क्रिएट कर रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू, वो कैंसिल हो रहा है. इसका मतलब जितना ये चार्ज क्रिएट कर रहा है पॉइंट चार्ज, अगर हम इस माइनस क्यू को पॉइंट चार्ज बनाना चाहते हैं तो वो पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम पॉइंट पे होना चाहिए, सेम ओरिएंटेशन में होना चाहिए. यानी सेंटर ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑलवेज कोइंसाइड. याद रखना, इन दोनों का मतलब है सेंटर ऑफ इंड्यूस्ड माइनस क्यू, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ इंड्यूस्ड माइनस क्यू लाइज ऑन प्लस क्यू. तो वो सेंटर ऑफ मास पढ़ाने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, नहीं तो बहुत सारी चीजें और बताता है इसमें. आई हैव नॉट गॉट प्रिविलेज ऑफ टीचिंग यू सेंटर ऑफ मास. नहीं तो इसमें सेंटर ऑफ मास क्या होती है और उसमें इसका मीनिंग क्या होता है
कहीं बताऊंगा होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाता है, इसीलिए जीरो होता है। सिमिलरली अब समझो, इस पॉइंट को देखो, ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्यों था नॉन यूनिफॉर्म? अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आता? यहाँ आता। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता, इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ आता, तब उस केस में तुम्हारा यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं होता, क्योंकि तब इसका फील्ड और इसका फील्ड अलग अलग आता, तो कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब समझो, ये जो चार्ज क्यू है, यहां तक तो इन दोनों का फील्ड पहुंचा ही नहीं, इन दोनों का फील्ड तो इसके आगे बढ़ा ही नहीं, इस सरफेस के आगे इन दोनों का एग्जिस्टेंस कोई जानता ही नहीं है। जो पर्सन इस बाउंड्री के बाहर है उसको तो पता भी नहीं चलेगा जिंदगी भर कि इसके अंदर दो चार्ज भी था, क्योंकि ये दोनों चार्ज, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, बाहर के सिस्टम को कैसे बताएगा कि हम हैं? फोर्स के थ्रू बताएगा, फील्ड के थ्रू बताएगा, पोटेंशियल के थ्रू बताएगा। कुछ पहुंच ही नहीं रहा वहां पे, सिग्नल ब्रेक है, तो इसको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये जब आया, ये जब रखाया, ये जीरो फील्ड में रखाया, क्योंकि ये किस में रखा है? जीरो फील्ड में। और जब भी कोई चीज को जीरो फील्ड में रखोगे तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो ए पर, तो इसका फील्ड अकेले का होगा, इसका फील्ड अकेले का होगा, दोनों का कंबाइंड वैल्यू जीरो होता है। ये अकेले फील्ड क्रिएट किया था, ये भी अकेले फील्ड क्रिएट किया था, पर दोनों का कंबाइंड वैल्यू हो गया जीरो। बचाइए, ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सो क्या करोगे? पॉइंट चार्ज बना के डाल दो सेंटर पे, तो यहाँ जो फील्ड होगा, सिंपल, यहाँ जो फील्ड होगा इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर फील्ड वही होगा, और तुम इस प्लस क्यू चार्ज को इसके सेंटर पे डाल दो। यूनिफॉर्म चार्ज है ना, यूनिफॉर्म चार्ज के केस में यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल सेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? यहाँ V की, यहाँ E कितना हो जाएगा? के क्यू बाय सी ए स्क्वायर, के क्यू बाय सी ए स्क्वायर, ओनली ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, ओनली ड्यू टू आउटसाइड चार्ज। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय सी ए। स्फीयर लेने, कोई भी शेप लेंगे वही होगा, कोई भी शेप लेंगे वही होगा। तो दिख नहीं रहा है इसका। कहाँ का? ये वाला? अच्छा ठीक, हाँ, इसको लिख देता हूँ। देखो, so अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो यहाँ पर, अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो यहाँ पर, कहाँ पर? अगर तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो इस पॉइंट, ये इसका सेंटर था, और तुम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हो पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर जो फील्ड होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू, तीन चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, दिस प्लस क्यू, फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड माइनस क्यू, प्लस फील्ड ड्यू टू आउटर प्लस क्यू। तो दो का कंबाइंड वैल्यू तो वैनिश हो गया। बचाइए, इसके कारण फील्ड होगा यहाँ पे सिंपली, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है। तुम इसको क्या कर सकते हो? पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो इसके सेंटर पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सेल जो है, ये पूरा जो यूनिफॉर्म चार्ज है वो सेंटर पे पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ जो फील्ड होगा वो सिंपल हो जाएगा के क्यू बाय सी ए स्क्वायर रेडियली आउट, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय सी ए, के क्यू बाय सी ए। यहाँ एक और चीज ध्यान देना, बिकॉज ये सेंटर पे नहीं रखा है, बिकॉज ये सेंटर पे नहीं रखा है, यहाँ फील्ड लाइन तो बनेगा, इस टाइप से बनेगा। देखो यहाँ जो फील्ड लाइन बनेगा इस टाइप से बनेगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ये अंदर का फील्ड लाइन है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ऐसा फील्ड लाइन बनेगा दोनों को मिलाने के कारण। पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। अब चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अंदर में फील्ड बनाएगा। फील्ड कब जीरो होता है? फील्ड कब जीरो होता है? जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कोई भी हॉलो स्फेरिकल सेल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसके अंदर फील्ड होगा। तो इसके कारण यहाँ फील्ड था, तो इस पर फोर्स लगेगा। इसको छोड़ दोगे तो ये मूव कर जाएगा, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नली होल्ड करना पड़ेगा, नहीं कि मूव करे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहां पर ये करें, देखो यहां पे फील्ड इस तरह से एंड हो रहा है ना, और इस पूरे सरफेस पे अगर हम क्या लगा दें, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो इस पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है बताओ? इस पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि
एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, बाहर मतलब सरफेस मटेरियल नहीं, तो मटेरियल से बाहर होता है, और फील्ड इस साइड है तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -q/ε। अगर हम यहाँ से होते हुए अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाए, इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा भीतर, ये है ना, इस सरफेस के जस्ट थोड़ा सा भीतर, तो इसका वैल्यू आएगा q/ε0, और यहाँ लोगे कितना आएगा -q/ε, और यहाँ लोगे तो कितना आएगा, इस सरफेस पे इंटीग्रल ऑफ E.dA ऑन द आउटर सरफेस, समझो आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस पे कितना आएगा, सिंपली क्या बताए थे, q नेट कितना है, q/ε0। अब देखो चौथा केस ले रहे हैं, अब देखना चौथा केस ले रहे हैं और समझो इसका मीनिंग। हमारे पास बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है समझो। और इस केस में हम बहुत सारा चीज तुमको बता देते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा घुस गया हो या क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार बोर्ड भी तो है, एग्जाम भी है तुम लोग का, ये सब भी है, तो कैपेसिटर क्या छोटा सा, कैपेसिटर करंट में कुछ नहीं है। वंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंप्लीटेड, कैपेसिटर करंट मैग्नेटिज्म EMI में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, मॉडर्न कहीं कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, और दूसरा वेव्स होता है। वेव्स में एनर्जी कैसे वेरी करता है, कैसे कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन पल्स बनता है, ये सब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ऐसे कंडक्टर ले लिए, ठीक है, यहां एक कैविटी ले लिया इस तरह से, स्फेरिकल कैविटी, यहां भी ले लिए एक स्फेरिकल कैविटी, और यहां पर एक ले लिए नॉन स्फेरिकल कैविटी। ये पूरा मटेरियल है, 3 कैविटी है, ये मटेरियल है, ये स्फेरिकल नहीं है, ये भी स्फेरिकल नहीं है, वो देख के लग रहा है, लिखेंगे हम। यहां पे मैंने, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, मैंने यहां पे एक चार्ज डाल दिया Q1, मैंने यहां पर एक चार्ज डाल दिया सेंटर पे नहीं, यहां पर Q2, मैंने यहां पर एक चार्ज डाल दिया Q2, और मैंने यहां पर एक चार्ज डाल दिया Q3, कहीं भी डाल दिया, ठीक है, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब समझो यहां चार्ज इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस होगा, -Q1, यहां होगा -Q1 इंड्यूस, यहां पे चार्ज जो इंड्यूस होगा उसको समेशन होगा -Q1, यहां जो चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा -Q2 टोटल, और यहां जो चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा -Q3, ठीक है। बिकॉज कंडक्टर के ऊपर यहां -Q इंड्यूस हो गया, यहां -Q2 और यहां -Q3, बट ये तो एज ए होल न्यूट्रल था, ये तो एज ए होल न्यूट्रल था, इसलिए बाहर में चार्ज होगा इंड्यूस, वो हो जाएगा जो बाहर में चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो नेट चार्ज क्या दिए थे सिस्टम पे, हमने नेट चार्ज सिस्टम पे क्या दिया था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो न्यूट्रल था ना, ये तो न्यूट्रल था, तो टोटल चार्ज देखो बाहर क्या है, वही है ना, ये तो न्यूट्रल था, तो टोटल चार्ज बाहर वही है जो तुमने पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज था, नेट चार्ज जो सिस्टम पे था वही बाहर आता हमेशा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पहली बार। अब देखो यहां जो फील्ड लाइन बनेगा वो इस तरह बनेगा, प्लस से माइनस, 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 यहां भी बनेगा क्या, प्लस से माइनस, 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 यहां जो बनेगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे करके, और यहां जो फील्ड बनेगा वो बनेगा ऐसे,
समझो, यहां हम 4 रीजन डिफाइन कर सकते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। 4 कैविटी हैं, एक ये कैविटी, एक ये कैविटी, एक ये कैविटी और एक बाहर का कैविटी, यहां सर्किट से लेके इनफाइनाइट तक। चारों एक दूसरे से इम्यून है। मीन्स Q1 और इस माइनस Q1 का कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट, इस Q1 और माइनस Q1 का कोई भी इफेक्ट रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 में नहीं होगा। Q2 और माइनस Q2 का कोई भी इफेक्ट रीजन 1, रीजन 3, रीजन 4 में नहीं होगा। Q3 और माइनस Q3 का कोई भी इफेक्ट कंबाइंड वैल्यू 0 आएगा, पोटेंशियल भी और फील्ड भी, इसके बाहर, इस बाउंड्री के बाहर, यानी इसमें और इसमें कोई असर नहीं होगा। सिमिलरली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का कोई भी असर इसी रीजन में होगा, इन तीनों पर नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं Q1 को निकाल दूं, तो ये माइनस Q1 0 हो जाएगा और किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सब जैसा था वैसा रहेगा। अगर मैं Q1 को यहां से डिस्प्लेस कर दूं, किधर, राइट या लेफ्ट, अगर मैं Q1 को यहाँ डिस्प्लेस कर दूं राइट, डिस्प्लेस कर दूं लेफ्ट, तो क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, माइनस Q1 ही रहेगा टोटल। अगर यहाँ पे चार्ज Q1 सेंटर पे था तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पर Q2 सेंटर पे नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ सेंटर पे था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बाहर के पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए फील्ड निकालना चाहते हो, Q1 और माइनस Q1 का कंबाइंड फील्ड 0 होना चाहिए, यानी कि Q1 को Q2 इस पे ही लाई करना पड़ेगा। तो इस माइनस Q1 को तुम इसके सेंटर पे रिप्लेस कर सकते हो, और वो तभी कर सकते हो जब माइनस Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे बताओ, माइनस Q2 को लाई करना है, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ माइनस Q2 लाइज ऑन Q2, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ माइनस Q2 लाइज ऑन Q2। ये तभी होगा जब ये स्फीयर है, जब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये यूनिफॉर्मली होगा तो पक्का है कि इसका सेंटर, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाहर के पॉइंट के लिए, कहाँ पे, सेंटर पे। बट ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हमको तो फील्ड 0 करना है, यानी ये यहाँ लाई करेगा। यहाँ पे तो कुछ भी कर लो, ये तो वैसे ही आर्बिट्रेरी शेप है, ये होगा। अब समझो, हर पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, फील्ड यहां ले लो, देखो, चाहे तुम फील्ड यहां ले लो, चाहे तुम फील्ड यहां ले लो जो एंड हो रहा है, चाहे तुम फील्ड यहां ले लो और चाहे यहां ले लो जहां से फील्ड स्टार्ट हो रहा है। एक चीज कॉमन है सब जगह, फील्ड उस पॉइंट पे जो है वो होता है। देखो, मान लो हमको यहां फील्ड निकालना है, मान लो हमको यहां फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट पे सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। सिंपली जो कि नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इसका शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं है, इसका शेप स्फेरिकल नहीं है। तो हर पॉइंट पे हो सकता है बाहर भी एक चार्ज डाल दें, और बाहर एक चार्ज डालेंगे तो क्या होगा, एक और चार्ज लाके यहां दे दो। ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज, बाहर का चार्ज इस चार्ज को, आउटर चार्ज को रिपेल करेगा। इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पे या इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहर में कोई भी चेंज करोगे, अंदर इफेक्ट नहीं होगा, अंदर का कोई भी चेंज बाहर इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे मान लो सिग्मा हर पॉइंट पे वेरिएबल है, सिग्मा हर पॉइंट पे वेरिएबल है, हम तो बता चुके हैं एक बार, सिग्मा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो इस पॉइंट पे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लोकल वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया सिग्मा है। मान लेते हैं, सपोज लेट लोकल वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। मान लेते हैं, मतलब यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा एक ये बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा एक हम ऐसे करके एक हम गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं। समझो क्या बनाते हैं, गॉसियन सिलेंडर, एक छोटा सा जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, जिसकी साइज भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी, डीए, इसका
एरिया क्या है DA और थिकनेस इतना कम है, बहुत नेग्लिजिबल, छोटा सा, जैसे विक्स का डब्बी होता है, विक्स वेपोरम। हम जानते हैं कि यहाँ जो फील्ड था वो परपेंडिकुलर था। क्यों था? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था। फील्ड यहाँ क्या था? परपेंडिकुलर था, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अंदर फील्ड 0 था और बाहर फील्ड क्या था? कुछ E था। तो अगर हम इसके ऊपर, किसके ऊपर, अगर हम इस गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या लगा दें, और हम इस गॉसियन सरफेस, इस रेड वाले स्मॉल गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हम क्या लगा दें, इफ वी अप्लाई ऑन दिस गॉसियन सरफेस, इफ वी अप्लाई गॉस लॉ, तो क्या मिलेगा बताओ? ये एरिया है DA, तो क्या लिख देंगे बताओ? E इंटू DA। क्यों बताओ? ये कर्ड सरफेस है, ये जो कर्ड सरफेस है, इस कर्ड सरफेस पे तो ये ग्रेज कर रहा था, इस कर्ड बाउंड्री पे तो ये ग्रेज कर रहा था फील्ड। अंदर फील्ड था ही नहीं, सिर्फ एक जगह फील्ड है, अपर माउथ पे फील्ड है, अपर माउथ पे फील्ड है। सो EDA हो गया नेट फ्लक्स, मस्ट बी इक्वल टू Q इनसाइड। अंदर में चार्ज कितना बंद होगा? अगर इसका चार्ज पर यूनिट एरिया उस पॉइंट पे सिग्मा था, तो इस छोटे से एरिया में जो चार्ज था वो था सिग्मा DA। कितना था? सिग्मा DA। चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट इनटू DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम स्मॉल एरिया के लिए सिग्मा ले रहे हैं, इसलिए वो वेरी नहीं कर रहा है, तो DA कट गया, फील्ड कितना आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल। तो यानी कि फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप मतलब क्या हो गया? नॉर्मल एट दैट पॉइंट। लेकिन हम ये भी प्रूव कर चुके हैं सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझो, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस मोर फील्ड। इसीलिए यहां देखो, ये यहां जो तुमको टर्म दिख रहा है, ये समझो एक इलिप्स है, इलिप्स टाइप का है। यहां जो तुमको टर्म दिख रहा है ये फास्टर टर्म है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, और इस पॉइंट पे ये फ्लैटर है, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है। इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रिलेटिवली लार्जर है। जितना फ्लैट होगा, देखो ये इनफाइनाइट है, रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट है। अब ये क्या रहा? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है और कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा वो टर्न लेगा फास्ट, रेडियस कर्वेचर उतना कम होता है, यानी सिग्मा उतना ज्यादा होता है, यानी वहाँ फील्ड उतना ज्यादा निकलता है। और जहाँ पे ये फ्लैटर होता है वहाँ पर रेडियस कर्वेचर लार्ज होता है, तो वहाँ पे सिग्मा स्मॉल होता है, वहाँ फील्ड भी स्मॉल होता है। इसीलिए यहाँ जो फील्ड होगा ये थोड़ा वीक होगा कंपेयर टू इसके। यहाँ का फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। अगर उनको फील्ड लाइन दिखाना है इस तरह दिखाएंगे, और यहाँ पर फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर दिखाएंगे। एक्सप्रेशन याद रखना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 नहीं होता है यहाँ। इसको हम शॉर्टकट बताएंगे, इस पे बहुत जादू दिखाएंगे, इस पे जो कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का हम जादू दिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में, ये होता है। यानी कि समझो, सिग्मा अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेसर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, तो यहाँ सिग्मा क्या होगा? इस पॉइंट पे सिग्मा क्या होगा? ज्यादा होगा, फील्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ फील्ड वीक होगा। अब समझो इस बात को, ये फील्ड निकाले है ना, इसके एक जादू है। ये जो फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस है। ये क्या है? फील्ड ड्यू टू ऑल द, यानी यहाँ जो ये फील्ड तुम निकाले थे ना E, यहाँ जो फील्ड तुम निकाले थे E, यहाँ जो तुम फील्ड निकाल रहे हो E, ये फील्ड ड्यू टू एंटायर चार्ज ऑन दिस ऑल सरफेस का कंबाइंड वैल्यू है। बट सिग्मा जो तुम ले रहे हो वो सिर्फ वहां का ले रहे हो। यहां पे याद रखना, जब लिखते हैं E इज इक्वल टू, जब लिखते हैं क्या लिखते हैं हम? वी राइट E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। दिस इज द फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, कंबाइंड नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यानी यहां जो फील्ड बन रहा है इसमें ये पूरा चार्ज मिलके यहां फील्ड बनाया है। लेकिन जो सिग्मा होता है
वो सिर्फ वहाँ का लोकल वैल्यू होता है, उसमें हम सबका सिग्मा नहीं लेते। दिस सिग्मा इज ओनली लोकल वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब समझो इसका मतलब, ये सेंटर पे रखा था, इस पे नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं कि रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 और रीजन 4 एक दूसरे से आइसोलेटेड है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यानी हम ये कह रहे हैं अंदर का चीज बाहर से आइसोलेटेड है, बाहर का अंदर से आइसोलेटेड है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है? कैसे आइसोलेटेड है, कैसे आइसोलेटेड है? Q1 था इसीलिए तो यहाँ Q1 आया था, Q2 था यहाँ इसलिए यहाँ Q2 आया था। ये Q2 निकलेगा, ये Q2 भी निकल जाएगा, ये Q3 निकलेगा, ये Q3 भी निकल जाएगा। यहाँ तो प्रॉब्लम है। ये तो माना कि बाहर का अंदर में इफेक्ट नहीं, बट अंदर का बाहर इफेक्ट तो है, भले इनडायरेक्टली है। समझो इस बात को, बाहर का कोई इफेक्ट अंदर नहीं होगा। बाहर एक और चार्ज ले आओ, कौन सा? बाहर एक कहीं से उठा के एक चार्ज लाओ और यहाँ एक Q चार्ज डाल दो, यहाँ Q चार्ज डाल दो। ये Q चार्ज क्या करेगा? इस पूरे चार्ज को रिपेल करेगा और ये अपने आप को फिर से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये अपने फिर से एक नए वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सम टोटल वही रखेगा बट अरेंजमेंट चेंज कर देगा। बट इसको कोई पता नहीं चलेगा। इसको निकाल दोगे, इसको निकाल दोगे, फिर ये अपने वापस जो फॉर्म था ले लेगा। बाहर का असर, बाहर पे Q लाने से अंदर कुछ नया चार्ज नहीं आ रहा है, बट अंदर अगर हम इस Q1 को कर दे 2Q1 तो यहां क्या होगा? -2Q1, तो यहां कितना आ जाएगा? 2Q1 ना। अंदर का असर बाहर होता है, बाहर का असर अंदर कभी नहीं होता है, बट अंदर का असर बाहर होता है इनडायरेक्टली। अगर तुम चाहते हो अंदर का असर भी बाहर ना हो, कुछ भी असर ना हो, तो इसका अर्थिंग करना पड़ेगा। इसको अर्थिंग जैसे करोगे, अब अंदर का कोई असर बाहर नहीं होगा, कुछ भी कर लो। कैसे बता रहा हूं। सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। हम कहते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, हालांकि हम उतना शायद लिख नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लो। किसी भी कैविटी में, किसी भी रीजन में जो फील्ड होता है, वो उस रीजन में रखे हुए चार्ज और उस रीजन के इंटीरियर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो सके। जैसे हम इस घर में हैं और मान लो यहाँ हम एक चार्ज है, हम इस घर में एक चार्ज रखे हैं, तो इस घर में जो भी पोटेंशियल बनेगा, और ये पूरा घर कंडक्टर का बना हुआ है, बाहर भी चार्ज होगा, दूसरे घर में भी चार्ज होगा, दूसरे फ्लैट में भी होगा। तो हम अगर इस घर में हैं तो और हम यहाँ एक चार्ज रखे हैं, इस रूम में जितना भी फील्ड या पोटेंशियल दिख रहा है ना, उसमें दो ही चीज़ का कंट्रीब्यूशन है। एक तो जो इस रूम में चार्ज रखे हैं, और दूसरा इस रूम के दीवार के इंटीरियर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है। बाकी बाहर का कोई असर अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब समझो, अगर हम दिस कॉल्ड शील्डिंग, रीजन इज कॉल्ड शील्डिंग। ये इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, ये जो चार्ज है, भले ये चार्ज बाहर है और बाहरी फील्ड बना रहा है, बट इस चार्ज का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है क्योंकि अंदर में चार्ज था। ये चार्ज आया ही क्यों? आना ही नहीं चाहिए था, आया इसलिए क्योंकि हमने यहाँ चार्ज रखा था। सो दिस चार्ज इनडायरेक्टली, सो हम ये कह सकते हैं, दिस चार्ज इनडायरेक्टली is due to इंटीरियर चार्ज। ये जो चार्ज है वो इंटीरियर चार्ज की वजह से आ रहा है। इंटीरियर चार्ज ना होता तो ये भी नहीं होता। इसका मतलब है कि अंदर का चार्ज भले ही ये Q1 डायरेक्टली यहाँ फील्ड नहीं बना पा रहा है, ये Q1 और -Q1 कैंसिल कर दिया है। इस Q1 को यहाँ फील्ड बनाना था, लेकिन ये Q1 अकेले नहीं बना पाया, बट इस Q1 ने इस Q1 को जन्म देके तो फील्ड बना ही दिया ना। अगर हम इसका अर्थिंग कर दें, तो ये पूरा चार्ज जीरो हो जाएगा। ये Q1 + Q2 + Q3 दिख रहा है, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? अगर हम इसका अर्थिंग कर देंगे तो अंदर और बाहर में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं रहेगा। अभी तक तो इनडायरेक्ट था कुछ भी, वो भी नहीं रहेगा। यहाँ तुम Q1 डालो तब भी यहाँ जीरो, यहाँ Q2 जब यहाँ इसको डबल कर दो तब भी जीरो, इसको निकाल दो तब भी जीरो। क्यों जीरो?
क्यों जीरो? इसकी वजह से और इसकी वजह से कंबाइंड पोटेंशियल यहाँ खत्म, जीरो। इसकी और इसकी वजह से कंबाइंड पोटेंशियल यहाँ खत्म, इसकी और इसकी वजह से कंबाइंड पोटेंशियल यहाँ खत्म। तो बचा सिर्फ यही चार्ज, जो चार्ज यहाँ होगा वही पोटेंशियल बनाएगा। बट पोटेंशियल तो क्या होना है? जीरो होना है ना। बताओ पोटेंशियल क्या होना है? जीरो होना है। तो जब यहाँ जब ये जीरो है तो इसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा? जब बाहर फील्ड ही ना हो। पोटेंशियल अगर हमको इस सरफेस का निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? हमको अगर इस सरफेस का पोटेंशियल निकालना है क्या करेंगे? यहाँ एक फील्ड लाइन धरते हैं, यहाँ से एक फील्ड लाइन धरते हैं, कहीं कोई भी शेप का हो, इसको कहाँ लेके जाते हैं? इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं। अब क्या करते हैं? इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं इस फील्ड लाइन के रास्ते पे होते हुए, तो निकल जाएगा ना पोटेंशियल। क्यों? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या था? जीरो। फील्ड के लाइन के अपोजिट चल रहे हो, फील्ड लाइन के अपोजिट चलोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ता बढ़ता जो पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा वही पोटेंशियल है। किसी एक फील्ड लाइन को पकड़ लो, उस फील्ड लाइन को इन्फिनिटी से उसके फील्ड लाइन के उल्टा डायरेक्शन में चलते हो, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जितना पोटेंशियल यहाँ तक बढ़ेगा वही इसका पूरे का पोटेंशियल होगा, यही ना। अब सोचो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो हो गया। क्यों? तुमने इसका अर्थिंग कर दिया। इसका मतलब यहाँ से वहां तक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकता। फील्ड लाइन मिल गया, फील्ड लाइन हो गया, इसका मतलब है कि दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं होगा। तो फील्ड लाइन के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा ही होगा। तो बिकॉज इन्फिनिटी का पोटेंशियल और ये जीरो हो गया, इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी जीरो और इसका अर्थिंग कर दिया, इसका पोटेंशियल भी जीरो, इसका मतलब यहाँ से वहाँ फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए, इसका तो बाहर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो जीरो हो जाएगा। तो अगर तुम एक्चुअल चाहते हो कि इनडायरेक्ट भी शील्डिंग का पूरी तरह शील्डिंग हो, इसको बोलते हैं कंप्लीट शील्डिंग। कंप्लीट शील्डिंग के लिए तुमको इस कंडक्टर का अर्थिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो अर्थिंग तो अंदर का असर बाहर इनडायरेक्टली होगा, बाहर का असर अंदर कभी नहीं होगा। बाहर में कुछ भी करो, कोई चार्ज ले आओ, अंदर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अंदर का इफेक्ट डायरेक्टली आना सही, बट इसके कारण जो क्यू है उसके कारण तो है, और तुम इसका असर सिर्फ बाहर होगा। तुम चाहते हो यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, हम तो यहाँ डालेंगे नहीं तो आएगा क्यों? हमने चाहते नहीं आए, हम चाहते हम यहाँ चार्ज दिए हैं, हम यहाँ चार्ज दिए, हम यहाँ चार्ज, हम कंडक्टर को चार्ज नहीं दिए हैं। आई डू नॉट वांट एनी चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज चाहिए ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इसका अर्थिंग करना पड़ेगा। अर्थिंग इंश्योर्स कंप्लीट शील्डिंग, अर्थिंग इंश्योर्स कंप्लीट शील्डिंग। याद रखना, कहीं भी तुम सिग्मा निकाल सकते हो, कहीं भी तुम सिग्मा निकाल सकते हो। ऐसे और हम बहुत सारे केसेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इनमें से कोई भी स्फीयर अगर बाहर और अंदर के बीच में हो तो? बाहर और अंदर के बीच में स्फीयर मतलब समझे नहीं। कंडक्टर के बाहर भी और मतलब शायद थोड़ा पार्ट बाहर हो, थोड़ा पार्ट अंदर हो। है ये कैसे हो सकता है? डायग्राम बना के दिखाओ तो मुझे। मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि ये एक तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि ये एक स्फीयर है, ऐसे बना दें? सर वो पूरी कैविटी बन जाएगी ना सर। क्या चीज? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? एक काम करना, क्लास खत्म होगी तो एक डायग्राम बनाना। हाँ बताओ बताओ बताओ। जो बोल रहा है उसके कारण तो सबको पूरी कैविटी बन जाएगी ना, वो उतना एरिया ही गायब हो जाएगा मेटल का। अगर कैविटी अंदर बाहर बनाने के बाद पहले से ही कैविटी और सर स्फीयर पे कैविटी जो बनाएंगे उसके कारण तो एरिया ही गायब हो जाएगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम ऐसा कैविटी कैसे बना सकते हैं जो अंदर भी हो और बाहर भी हो? वही सर ना, वही बता रहा कि सर नहीं बनेगा, वो तो सर उतना स्फीयर का एरिया है सर जो मेटल होगा सर। चलो चलो, वैसे इसको भी समझेंगे तो टाइम लग जाएगा। एक काम करना, क्लास खत्म होगा, किसी कोई डाउट होता है ना फोटो बना के भेजना। अगर हमको लगे वो डाउट अच्छा है हम उसको सॉल्व करके पूरे ग्रुप पे शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होता है सिग्मा का वैल्यू, ये होता है सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, अब देखो तो ये होता है। अब समझो इसमें बहुत सारे केसेस तुम ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं, अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम तुमको ये बताते हैं। अब समझो इस बात को। इसको बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है बाहर का असर
अंदर नहीं, अंदर का असर बाहर नहीं। इसीलिए अगर तुमको कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है, क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है और तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकता है, क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तुम्हारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है जो कि तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, तुम चाहते हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डैमेज कर देगा, तो तुम करोगे क्या, तुम क्या करो, उसको एक मेटल के बॉक्स में बंद करके रख दो, उसको एक मेटल के बॉक्स में बंद करके रख दो। दुनिया में कुछ भी हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दुनिया का कोई भी फील्ड अंदर घुस ही नहीं पाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए किसी बंद मेटल कंटेनर के भीतर कुछ चार्ज रखा है, कुछ डायपोल रखा है, कुछ भी रखा है, उसका प्रेजेंस बाहर होता ही नहीं, उसका प्रेजेंस बाहर नहीं होता है, उसको बोलते हैं शील्डिंग, ठीक है। अब समझो, अब मान लो हम तुमसे एक क्वेश्चन जनरली इस तरह से पूछना चाहते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सपोज हम ऐसे करके आर्बिट्रेरी शेप का कोई कंडक्टर ले लेते हैं, इसमें हम एक आर्बिट्रेरी शेप का एक कैविटी बना देते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ कोई चार्ज डाल दिए Q, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, तो यहाँ पे चार्ज आएगा ऐसे करके, नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि रेडियस हर जगह अलग अलग है, तो जब स्फीयर नहीं होता तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ये होगा -Q, यहाँ आ जाएगा +Q। अब यहाँ से फील्ड लाइन इस तरह से निकलेगा, समझना, यहाँ हर पॉइंट पे फील्ड लाइन परपेंडिकुलर रहेगा, निकलेगा इस तरह से, these are the field lines that is going to come out। यहाँ फील्ड 0 होगा, यहाँ फील्ड लाइन बनेगा -Q से +Q से लेके -Q तक जो है यहाँ फील्ड लाइन बनेगा, और हर फील्ड लाइन नॉर्मली ही एंड करेगा, याद रखना। और यहाँ फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो इस पॉइंट ए पर, तो इस पॉइंट ए पर फील्ड जो है ड्यू टू दिस +Q एंड दिस -Q कंबाइंड इफेक्ट खत्म, और इस +Q का फील्ड यहाँ पे होगा। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इसका खत्म, यहाँ पे सिर्फ किसका होगा, +Q का होगा। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर पॉइंट ए बी ले लो, यहाँ पे इनसाइड कैविटी, तुम अगर +Q और -Q का फील्ड निकालना चाहते हो तो फील्ड होगा नॉन जीरो, इन दोनों के कारण यहाँ फील्ड बनेगा, इन दोनों के कारण यहाँ फील्ड बनेगा, बट इसके कारण +Q के कारण यहाँ फील्ड नहीं बनेगा। इस पॉइंट पे अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो, देखो इस पॉइंट पे अगर तुम फील्ड निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे, ये तो अंदर बाहर का बात हो गया, अंदर में अंदर के कारण, बाहर में बाहर के कारण। इस पॉइंट पे लो जो ना इसमें है ना उसमें, इन तीनों का कंबाइंड फील्ड 0, यहाँ फील्ड कितना है, 0 है ना, यहाँ पे बिकॉज ये कंडक्टर है, यहाँ तीनों का कंबाइंड फील्ड 0 होगा, तो इसका और इसका कंबाइंड फील्ड यहाँ 0 होगा। यहाँ कंबाइंड पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ कंबाइंड पोटेंशियल भी क्या होगा बताओ, इन दोनों, इसकी वजह से देखो, इन दोनों की वजह से इसके पार कुछ नहीं जाएगा, इसके वजह से इसके पार कुछ नहीं जाएगा, इसके और बाहर के चार्ज वजह से इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, समझो, यानी यहां पे किसी कारण कुछ नहीं जाएगा। इसका कम बताओ, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों के बाउंड्री के बाहर खत्म, इस बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री के बाहर इस +Q -Q का कोई असर नहीं होता है, ये इसका सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, और इसकी वजह से इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इन दोनों की वजह से इसके बाहर कुछ नहीं और बाहर वाले की वजह से इसके अंदर कुछ नहीं। तो यहां पर क्या होगा, इसका कंबाइंड वैल्यू 0 और इसका अकेले का वैल्यू 0, टोटल तो 0 है ही, वो तो समझ रहे हैं। इस पॉइंट पे इसका कंबाइंड फील्ड तो 0 है ही, बट उस कंबाइंड में भी एक केस है, इसका कंबाइंड वैल्यू 0 और इसका अकेले का वैल्यू 0। इस पॉइंट पे इसका कंबाइंड वैल्यू 0, इसके अकेले की वैल्यू नॉन जीरो। इस पॉइंट पे इसका कंबाइंड वैल्यू नॉन जीरो, इसके अकेले का वैल्यू 0। क्योंकि सोचो, एक बाउंड्री है इसके पार, एक है इसके नीचे और एक है यहां, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या बोलेंगे, इसके बाहर है, इन दोनों का खत्म, इसके भीतर तो नहीं है ना, इसके तो बाहर था, इसका तो होगा। तो एक एक चीज उसमें लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर फील्ड जो होगा
वो इन दोनों के कारण होगा, इसका अकेले का जीरो होगा। ये अकेले भी यहाँ कोई फील्ड या कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके लिए तुम अंदर आना पड़ेगा। समझो, इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर नो इफेक्ट, इस बाउंड्री के अंदर नो इफेक्ट ऑफ आउटर चार्ज। इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर नो इफेक्ट ऑफ इनर चार्जेस। ये तो दोनों में फंस गया, ये तो कम से कम एक में फंसा, ये तो एक में फंसा, ये तो दोनों में फंस गया। ये तो इसके बाहर हो गया, इसके भीतर हो गया, तो किसी का कोई वो नहीं होगा, तो अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है।